वेलकम बैक नाज़रीन। ज्ञानी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी खबर सामने आई है पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए हैं। कुछ इस तरह के इतलात हैं कि दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। अब जब ट्रंप की बात देखें, जो पिछले दिनों में अमेरिकी सदर ने कहा था कि ये उसका और उनकी अफ़गानिस्तान का मामला है, अब उनका अंदरूनी मामला है असलहे के हवाले से, तो फिर इसके जो नताइज हैं भुगत तो पाकिस्तान रहा है ना ज्ञानी साहब। मैडम, मुझे सबसे बड़ी जो हैरत क्या है ब्रिगेडियर ना, साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, ज्ञानी साहब से जान लूँ जी। मैडम सबसे जो मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, जो हैरत की बात है ना वो ये है कि अफ़गानिस्तान के पड़ोस में ईरान भी वाक़ है, टर्की भी आता है, उज़्बेकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी है ना अफ़गानिस्तान की बका के लिए, अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ के लिए, वो पाकिस्तान ने दी है। और वो जो सारी हम हमारे नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुड़कर भी नहीं देखा, तो उसको उनको अफ़गानिस्तान से कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम इतने ज़्यादा अजाब में हैं या अताब में हैं कि वो हमारी अताब या हमारा अजाब ख़त्म ही नहीं होने को नहीं आ रहा। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो को न सिर्फ अफ़गानिस्तान की अपनी बका की पड़ी हुई है, बलूचिस्तान में या KPK में जो हालात चल रहे हैं, जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, जो बच्चों पे कार्रवाई होती है, मसाजिद पे कार्रवाइयाँ होती हैं, इससे तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान को अपनी बका की फिक्र पड़ गई है। जो वो तालिबान जिनको हम बचाते रहे, जिनको महफूज करते रहे, वो हमारे दोस्त नहीं थे, हमारे दुश्मन थे, हम अपने दुश्मनों को पालते रहे। और जहाँ तक आपने असला की बात की है कि मैडम, असल बात यह है कि जब अपना अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला, अफ़गानिस्तान की एजेंसी की रिपोर्ट ये थी कि अभी हमें निकलने में 1 साल लग सकता है और हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन उन्हें जब निकलना पड़ा तो एकदम निकलना पड़ा, तो अमेरिका को उस वक्त या उनकी फोर्सेस को या नाटो की फोर्सेस को निकलने के लिए जो मौका मिला, जो टाइम मिला, उसको सही तौर पर समझने का मौका नहीं मिला। और बहुत सा असला और बहुत सी दूसरी एमुनिशन जो है वो वहाँ की वहाँ रहेगी। और वो जो एमुनिशन है हकीकी तौर पर अफ़गानिस्तान के तालिबान को या दूसरे जंगजू लोग जो हैं या तंजीमें हैं उनको उनके हाथ लगी। और वो असला आज भी ट्रंप साहब के ज़हन में जो है वो घूम रहा है कि वो असला हमें वापस चाहिए और वो लेना चाहते हैं। और वो असला आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ना तो ईरान को कोई परवाह है, ना चाइना को कोई परवाह, ना उज़्बेकिस्तान को कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ हमें प्रॉब्लम है और वो असला हमें पर इस्तेमाल हो रहा है। और वो असला जो है अगर हम उसको स्क्रूटनी करना चाहें तो हम उसकी स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते, ना ही अमेरिका कर सकता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तादाद में था और इतनी ज़्यादा तादाद में छोड़ा गया है कि वो सारा इन्हीं के पास है और वो ख़त्म होने को नाम ही नहीं ले रहा। दुरुस्त कह रहे हैं। IG साहब से जानते हैं। IG साहब, मुझे ये बताएं कि दहशतगर्दी अपने अरूज पे है, हमने इतनी दहाइयों से अपनी जो है जानों के नजराने पेश किए, इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतने ऑपरेशंस किए गए हैं, ज़ाहिर सी बात हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब जो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस पे पॉलिसी बनाने से कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है या पॉलिसी बनाने से गुरेज़ा है। आपको क्या लगता है पॉलिसी मेकिंग क्यों नहीं इस पे की जा रही? गवर्नमेंट या अपोजिशन दोनों ही बैठ के एक पॉइंट पे क्यों नहीं मुत्तफिक हो जाते? देखिए जी, सबसे पहले बात जो है किसी भी बड़े चैलेंज को जो फेस करते हैं, जी। जंग हो, दहशतगर्दी हो या कोई और बड़ा प्रॉब्लम हो, सबसे पहले ज़रूरी है कि मुल्क में एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो मैंडेट के साथ नहीं है, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं कह सकते आप। वो हारे हुए लोग हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट में बिठा दिया, जो जीते हुए थे वो अपोजिशन में आ गए। अब वो उनको ये फिक्र है जी हम जीते हुए थे, हमें बैर कर दिया, जो हारे हुए हैं वो तो वैसे ही हारे हुए हैं, उनको गवर्नमेंट में एक ड्रामाबाजी के लिए किया, वो गवर्नमेंट बन नहीं सकते क्योंकि वो उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस है उनका, वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको एक नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान में लाना पड़ेगी, बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, फ्री एंड फेयर। जो हुकूमत आए वो हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि फ़ौज के साथ मिलके वो तखरीबकारी का मुकाबला करेगी, क्योंकि अवाम उसकी बैक पे होगी। अभी देखिए जी, 2 सूबे आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, सिंध में और पंजाब में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि अगर पूरे मुल्क में हैं, 2 सूबों में हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आएंगी, आएंगी यहाँ पे भी। तो ये आप मुकाबला इस सेटअप के साथ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको चाहिए जितना जल्दी हो आपस में बैठ के, पॉलिटिशियन बैठ के, चाहे वो उनकी हुकूमत जेली है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी वो बैठ के एक
एक किसी डिसीजन पे आए और नया इलेक्शन करवाएं, एक नुमाइंदा हुकूमत बने, और वो हुकूमत, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की फ़ौज और हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट अगर उनकी बैक पे हो तो वो काबू पा लेंगी। अदरवाइज़ अगर आप समझें कि इस गवर्नमेंट के साथ आपने लड़ना है तो आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपका घर ही इन आर्डर नहीं है। इसलिए ये बहुत जल्दी करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, जो हो गया उसको भूल जाएं, एक दूसरे को माफ़ कर दें। बहुत देखिए, 2024 का इलेक्शन था, अनप्रेसिडेंटेड इसमें रिगिंग हुई है। खाली रिगिंग नहीं हुई जो आम होती है, छोटी मोटी तो हर इलेक्शन में होती थी, तो ये ऐसी रिगिंग कभी नहीं हुई आप यहाँ पे। तो इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपकी इकानमी ठीक हो सकती है, ना आप तकरीब कारी पे काबू पा सकते हैं, ना ही मुल्क को आप 26 करोड़ आवाम को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। और देखें, आपका 70% लोग पॉवर्टी में हैं, उनको आपने निकालना है गुर्बत से, तो ख़त गुर्बत से ऊपर लाना है। तो वो एक नुमाइंदा हुकूमत ही कर सकती है, कोई भी हुकूमत जो कि जिसका मैंडेट ही कंट्रोवर्शियल हो वो नहीं कर सकती। लेकिन आईजी साहब, अगर नए इलेक्शंस की तरफ हम चले भी जाते हैं तो जब सियासतदानों ने कंधे ही इस्तेमाल करने, तो इलेक्शन चाहे 4 करवा लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फिर वही बात आप कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल है, जो ताकतवर बॉडी है वो फौज है, ये उनका फ़र्ज़ है कि आइन को प्रोटेक्ट करें। आइन को देखें, आर्मी का ये फ़र्ज़ है कि मुल्क की सरहदों को प्रोटेक्ट करती है। मुल्क के जो अंदरूनी दिफा है और नज़रियाती सरहदें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको प्रोटेक्ट करना भी फ़ौज का फ़र्ज़ है। फ़ौज को चाहिए इनको बिठाए, खुद बैठे और एक फेयर इलेक्शन करवाए। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, आप बातें जो कर रहे हैं, 73,000 बिलियन रुपीज़ आप पे लोन है, हर साल आप 10 अरब डॉलर लेते हैं, 10 अरब रुपया और फर्दर लोन लेते हैं, तो आपका गुजारा होता है। तो आप इस तरह कब तक चलेंगे? नहीं चल सकते। हुकूमत तो सबसे पहले आप एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को इंस्टॉल करें, फिर आप आपके तमाम प्रॉब्लम को ग्रैपल करें, उनको फेस करें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। सर, अगर अभी मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, सर सलमान अकरम राजा ने 2 दिन पहले प्रेस टॉक में कहा कि प्रेस टॉक में जो इम्प्रेशन दिया था वो बहुत ज़्यादा हार्श था अपोजिशन अलायंस को लेके, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सरप्राइजिंग था सर मेरे लिए एटलीस्ट। उसमें टू बी फेयर मुझे लगा कि उनका रवैया सख्त था, अलायंसेस ऐसे नहीं बनते। मुझे ऐसे लगा उनकी बात सुन के कि जैसे उन्होंने उसमें एटीट्यूड उनका था। शायद मैं गलत होंगी, आप अपना एनालिसिस उस पर दे सकते हैं। अगर बेसिकली वो ये मतलब बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था, आना है आओ, नहीं आना ना आओ, आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अपनी जगह हर सियासी जमात मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अब ये कह देना कि अलायंस में आने आए, नहीं आना ना आए, हमारे बाप के सर किसी का एहसान नहीं है, लोगों के आगे आप लोग जवाब दे होंगे। आपकी क्या रीडिंग्स है इस हवाले से? क्या इस तरह से अलायंस बन जाते हैं जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दे दी? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी सियासत में इस्तेहकाम होना चाहिए, और ये जो हम बात करते हैं कि ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है, तो ये फ़लसफ़ा तो कहीं भी नहीं रुकेगा। आप इलेक्शन करवा लें और केओस हो जाएगा, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको दूसरे हारने वाले उसको गैर नुमाइंदा करेंगे, और पहले दिन से एहतजाज शुरू हो जाएगा और मुल्क में तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, हमारा निज़ाम हुकूमत पूरी दुनिया में अनोखी हैसियत रखता है। हमारा जमहूरी निज़ाम जो है, हम एक हुकूमत जो है वो बन जाती है इलेक्शन के बाद, और उसको हम कहते हैं कि ये जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है ये सारे सादिक और अमीन हैं, क्योंकि वो पहली जो शर्त है वो सादिक और अमीन होना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन जब किसी के कागजात कबूल करता है तो उसको सादिक और अमीन होने का ठप्पा उसको लग जाता है। अब ये सादिक और अमीन लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद ये एक हुकूमत बनती है, और ये सादिक और अमीन लोग जो हैं ये 5 साल के लिए गद्दी पर बैठ जाते हैं, मसनद नशीन हो जाते हैं। और इन मसनद नशीनों को जो सादिक और अमीन थे, 4 साल और 8 महीने के बाद हम कहते हैं कि ना तुम सादिक हो ना अमीन हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम अगले इलेक्शन करवा सको, इसलिए अब तुम हट जाओ, तुम पर एतबार नहीं है, हम एक निगरान सेटअप लाएंगे। वो निगरान सेटअप आता है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाहमी मशवरे के साथ लगता है,
ठीक। सारी पार्टियां मुत्तफिका होकर उसको लगाती हैं और उसका बड़ा एक पेचीदा निज़ाम है ये मशावरत का। वो इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवाता है और उसके साथ हम सुप्रीम कोर्ट ने ये आखिरी जो इलेक्शन हुआ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौज को हुक्म दिया कि आप आए और इलेक्शन में इनकी मदद करें। हालांकि आर्मी ने कहा था कि हम नहीं कर सकते, 3.5 लाख 4 लाख फौजी सिपाही देना इलेक्शन की कार्रवाई के लिए, जमहूरी निज़ाम है तो जमहूरी अपना इलेक्शन करे, लेकिन फौज की ज़रूरत है क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा है। और फौज जब आती है वो काम करती है और हारने वाला उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि इन्होंने मुझे हरवाया है। ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? आप नए इलेक्शन करवाएं फिर यही कुछ होगा। आपको अपना रवैया बदलना होगा, या तो ये निगरान हुकूमत वाला सिलसिला ख़त्म करें, जिसको आपने सादिक और अमीन कहा है उसको सादिक और अमीन माने और उस सादिक और अमीन को नए इलेक्शन करवाने दें, जैसे पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में होता है, बरतानिया में होता है, भारत में होता है, हर जगह होता है। ये हमने निगरान हुकूमत बनाने का, इलेक्शन करवाने के लिए निगरान ले आते हैं और वो निगरान उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फिर जुड़ जाते हैं और वो जाते नहीं हैं, वो किसी ना किसी सूरत में अगली हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो हमारा रवैया है इसको बदलना होगा और जमहूरी रिवाज इलेक्शन के नताइज को कबूल करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ज्ञानी जी। जी ज्ञानी साहब से जान लेते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, उनके मुजरिमों से किसको सजा हुई? ठीक सही जिन्होंने डस्का किया था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब किए थे, उसमें किसी को सजा हुई? सर अगर जज़ा सजा कानून के मुताबिक यहाँ पे होने लग जाए तो ऐसे वाकयात ही ना हो। मसला ये है कि मट्टी पाओ प्रोग्राम हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चलता है, हर चीज़ पे मट्टी डाल दी जाती है, कुछ अरसे के बाद वो डिस्कशन में ही नहीं रहती, इतने इश्यूज हो जाते हैं कि वो फिर मामला ही ख़त्म हो जाता है। ज्ञानी साहब से जान लेते हैं। जी ज्ञानी साहब मुझे ये बताइए कि ट्रंप के मेयर्स रियलिस्टिक कहा जाता है कि वो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को, मुझे पर्सनली जो अमेरिका की हिस्ट्री मैंने देखी है कि अमेरिका को, आपको नहीं लगता है कि वो आइसोलेशन जो टाइम है उसकी जानिब लेकर जा सकते हैं? जिस तरह के वो मेयर्स ले रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में उनके मेयर जो है सक्सेसफुल भी हों, अमेरिका के लिए बेहतर हो, लेकिन जैसे अमेरिकन हिस्ट्री रही है उसके मुताबिक मैं सवाल पूछ रही हूँ, या नहीं आपको लगता है कि वो ठीक है, सक्सेसफुल उनके मेयर्स हैं? देखें मैडम, जो शॉर्टली ट्रंप साहब हैं, उनकी पॉलिसी की अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। जो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कुछ पावरफुल पॉलिसी है और वो जंगो जदल की पॉलिसी है, जबकि एक तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो जंगों को ख़त्म करने की पॉलिसी दे रहे हैं और एक तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा करने की पॉलिसी पर चल रहे हैं। यानी अमेरिका की, और मज़ीद बात यह है इसमें मैं शामिल करना चाहता हूँ कि जो पेंटागन है वो और ट्रंप जो है वो एक पेज पर नहीं नज़र आ रहे। अगर इन तमाम हालात को देखा जाए तो सरे दस्त अमेरिकन की जो मौजूदा पॉलिसी है उनको समझना बहुत मुश्किल है और ये नतीजा अखज़ करना जो है वो मैं समझता हूँ नामुमकिन है कि ट्रंप साहब अमेरिका को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके ख्याल में नतीजा अखज़ करना नामुमकिन है? लास्ट 30 सेकंड अभी तक ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। लास्ट 30 सेकंड आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसी होगी, कुछ अखज़ किया जा सकता है? देखिए जी, अभी प्रेसिडेंट साहब नए आए हैं, वो अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, जो भी उनका पॉलिसी डिसीजन है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं। उनके एडजस्ट होने में अभी 2-3 महीने लगेंगे, जब वो उसके बाद कुछ समझ आएगी, लेकिन डेफिनेटली वो एक अमेरिका का जो रोल है दुनिया में उस अपने रोल को कायम रखेंगे, उसको वो अबेंडर नहीं करेंगे। लेकिन ये मसल जो अभी उन्होंने यूक्रेन पे किया है, तो अगर देखा जाए तो बड़े ठंडे, उन्हें बिल्कुल सही उनका स्टांस था प्रेसिडेंट ट्रंप का कि जंग नहीं होनी चाहिए। देखिए यूक्रेन नहीं लड़ सकता अमेरिका की मदद के बगैर, उन्होंने उनको बड़ा अच्छा एडवाइस किया। ये चीज़ें अगर पर्दे के पीछे होती तो ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाती। स्क्रीन पे आके चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका, ज़फ़र अब्बास लक साहब आपका, अख्तर क्यानी साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।